गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का गठन किस समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है रघुराम राजन समिति की। ठीक है, रघुराम राजन समिति का गठन 2008 में हुआ था और इसी समिति के सिफारिशों के आधार पे वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था और केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन जो है वर्ष 2010 में किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रघुराम राजन समिति का गठन किया गया था वर्ष 2008 में और इसी समिति की अध्यक्षता इसी समिति के सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2010 में केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का गठन किया। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आज के सेशन पे, जिसपे सबसे पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। अभिषेक सिंह, अजीत सिंह, पंकज जायसवाल या फिर उदय सिंह। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा किया गया है। तो केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अभिषेक सिंह अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में पद संभालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जो अभिषेक सिंह है वो पहले से डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ हैं और इन्हें अभी नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। वरिष्ठ अधिकारी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ के साथ होने के साथ साथ अभिषेक सिंह नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में भी कार्यरत रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं अभिषेक सिंह की। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 किग्रा भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। जेरेमी लाल रिनिंगो, अचिंता शुली, अजय सिंह या फिर मीराबाई चानू। करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने देखा जाए मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 55 किग्रा भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू ने पोडियम के शीर्ष पर खड़े होने के लिए 191 किग्रा यानी कि 86 प्लस 105 किग्रा भार इन्होंने उठाया था। इसी के साथ साथ मीराबाई चानू बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेलों का देखिए आयोजन कहाँ किया जाएगा, बर्मिंघम में किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 55 किग्रा भार स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन सिंगापुर के तोआ पाओ स्पोर्ट्स हॉल में हो रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि किसने स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग जो है सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 55 किग्रा स्वर्ण पदक भार जीता है मीराबाई चानू ने। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सराय घाट की लड़ाई, जिसे हम सराय घाट की लड़ाई भी कहते हैं, किस वर्ष हुई थी। 1600 में यानी कि 1600 में, 1671 में, 1705 में या फिर 1860 में। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, 1671 में सराय घाट की लड़ाई लड़ी गई थी और देखते हैं ये क्यों चर्चा में रहा है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 फरवरी को गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में 17वीं शताब्दी के महान और वीर योद्धा लचित बोरफुकन के 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया, जिस कारण से देखिए ये यहाँ पे काफ़ी चर्चा में है। ये नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लचित बोरफुकन जिन्हें चाउ लाशित फुकनलुंग के भी नाम से जाना जाता है। अपनी वीरता के कारण इन्हें पूर्वोत्तर भारत के वीर शिवाजी भी कहा जाता है।
ये अहोम साम्राज्य के महान सेनापति थे। लचित बोरफुकन ने 1671 के ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र घाटी में ये लड़ाई लड़ी गई थी 1671 में, सरायघाट की लड़ाई, और इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि देखा जाए ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो सरायघाट का जो युद्ध हुआ था, ये मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल सेना और अहोम साम्राज्य के बीच में हुआ था, ब्रह्मपुत्र नदी के जो नदी पर सरायघाट जो है गुवाहाटी असम में स्थित है, वहाँ पे हुआ था, जिस कारण से इस युद्ध का नाम जो है सरायघाट का युद्ध रखा गया। और इस युद्ध में जो है देखा जाए तो मुगल सेना का प्रयास जो है पूरी तरीके से विफल रहा। कौन सा प्रयास था? वो असम पे कब्जा करना चाह रही थी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए 1671 में मुगल साम्राज्य का कौन सा इस समय शासक था, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से जो है स्टैटिक पोर्शंस के लिए भी, कि सरायघाट की लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, किनके बीच में हुई थी, ठीक है। तो अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच में हुआ था। और यहाँ पे सरायघाट की लड़ाई कहाँ पे हुई थी? तो पूर्वोत्तर राज्य में हुई थी। कौन से राज्य में? तो असम में हुई थी, ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो लचित बोरफुकन इन्होंने इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनके 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 25 फरवरी को, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात में किस देश ने अपना पहला IIT स्थापित करने का निर्णय लिया है? सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत या फिर बांग्लादेश। देखिए, भारत जो है उसने अपना पहला IIT स्थापित करने का निर्णय लिया है, और भारत से पहला जो देश होगा भारत से बाहर किसी देश में, तो वो संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत UAE व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। देखिए, IIT जो है ना, ये अपनी पहली शाखा भारत के बाहर स्थापित करने जा रही है, जिसमें से जो पहली शाखा होगी वो संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जाएगा। और ये जो निर्णय लिया गया है, ये देखा जाए, ये पहली बार होगा जब IIT की किसी शाखा की स्थापना भारत के बाहर किसी दूसरे देश में की जा रही है। और वो दूसरा देश कौन सा है? पहला संयुक्त अरब अमीरात है। स्टार कर लीजिए इस प्रश्न को। आगे इसमें देखा जाए, ये जो निर्णय लिया गया है, ये दुबई में नए IIT स्थापना भारत और UAE के बीच मुफ्त यहाँ पे देखा जाए तो मुक्त व्यापार होना चाहिए था, मुक्त व्यापार समझौते के तहत हुई है, ठीक है। दोनों देशों ने इस व्यापार समझौते के लिए औपचारिक बातचीत सितंबर 2021 में शुरू की थी। और यहाँ पे भी हाल फिलहाल में यानी कि 18 फरवरी 2022 में इन दोनों देशों ने भारत और UAE के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्यापार समझौता हुआ है। और इसी समझौते के तहत जो है भारत ने ये निर्णय लिया कि भारत की जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का जो पहला शाखा भारत के बाहर खोली जाएगी, वो संयुक्त अरब अमीरात में खोली जा रही है। इसके तहत जो है यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्यापार समझौते के तहत देखा जाए, दोनों देश सांस्कृतिक परियोजनाओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चूंकि हम UAE की बात कर रहे हैं, तो ये देखें आपके सामने UAE का मैप, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो है ये मैप खुला हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दोस्तों क्या है? अबू धाबी है। और यहाँ पे देखा जाए, ये अपनी सीमा को देखा जाए तो इसकी जो है समुद्री सीमा जो कि पर्शियन गल्फ से लग रही है। और यहाँ पे जो जिन देशों से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है, उसमें देखा जाए तो ये एक सऊदी अरब से, और यहाँ पे देखा जाए ओमान से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। और यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने कई बार बात किया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ और यहाँ पे देखा जाए गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। और यहाँ पे ईरान है, और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे पिक पे आप देखेंगे तो ओमान का भाग, देखिए ओमान यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भाग छोड़ दो तो यहाँ पे फिर से जो है ये जो यहाँ पे ओमान का ही भाग है। और इसको जो है अलग करने का कार्य कौन कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कर रहा है। कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है। और यहाँ पे बात करते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की, तो यहाँ की संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा देखिए क्या है? दिरहम जो है। और यहाँ के जो अमीरात के जो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त अभ्यास का आयोजन होगा? जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखा जाए पूर्व धर्म गार्जियन 2022 जो कि एक संयुक्त अभ्यास है, ये भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए भारत और जापान जो है 27 फरवरी से 10 मार्च तक यानी कि ये अभ्यास शुरू हो चुका होगा, क्योंकि अभी तो देखिए विश्व की स्थिति कुछ अलग ही दिख रही है, लेकिन भारत और जापान के बीच में 27 से लेकर के 10 मार्च 27 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक कर्नाटक के बेलगाम में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देखा जाए भारत की तरफ से किन बटालियन ने जो भाग लिया, तो भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के अनुभवी सैनिक इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम धर्म गार्जियन की बात करें तो ये देखा जाए ये जो सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये प्रत्येक वर्ष जो है वार्षिक अभ्यास है, मतलब हर वर्ष में एक बार इसका अभ्यास किया जाता है और इसकी शुरुआत 2018 से जो है भारत में किया गया था, भारत से इसकी शुरुआत की गई थी। इस अभ्यास के दौरान देखा जाए जंगल और अर्धशहरी या फिर शहरी इलाकों में जंगी कार्रवाई पर प्लाटून स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन की अगर बात किया जाए तो इस एक्सरसाइज से भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच में रक्षा सहयोग स्तर का बढ़ेगा, जिसके बदले में देखा जाए दोनों सेनाओं यानी दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत होंगे, ठीक है। तो धर्म गार्जियन किन के बीच में होता है दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो जापान के बीच में जो है और भारत के बीच में धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। कल मैंने ब्रिटेन के बारे में आपको बताया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रिटेन फ्रांस के बीच में जो है भारत कौन कौन से एक्सरसाइजेस करता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए मैच द फॉलोइंग एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है, इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस से। तो कल मैंने ब्रिटेन का बताया था वो बताइए, और फ्रांस के साथ भारत कौन सा जो है अभ्यास करता है संयुक्त सैन्य अभ्यास, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। अगला है, निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया है? अमित सिंह को, के.एन. राघवन को, दिलीप मिश्र को या फिर दीपांकर शर्मा को? करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। आप इनकी तस्वीर देखिए, के.एन. राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो भारतीय रबड़ बोर्ड के ये कार्यकारी निदेशक हैं। और कौन? के.एन. राघवन, इनको इंटरनेशनल रबड़ स्टडी का नया अध्यक्ष चुना गया है और ये देखा जाए अपने पद पर अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ समूह का जो अध्यक्ष चुना गया नया, वो के.एन. राघवन को चुना गया और के.एन. राघवन पहले से ही देखा जाए तो भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं। अगर हम इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप की बात करें तो ये देखा जाए प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारीय संगठन है, ठीक है, जो प्राकृतिक रबड़ का और सिंथेटिक रबड़ का ना सिर्फ उत्पादन करें बल्कि उपभोग करने वाले देशों का भी ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना यानी कि इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप की स्थापना 1944 में किया गया था और इसका मुख्यालय देखिए सिंगापुर में है। इसके सदस्य देखिए कौन कौन से देश हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत भी इसका सदस्य है, तो कैमरून, कोट दी आईवी, यूरोपीय संघ भी इसका सदस्य है, भारत है, नाइजीरिया है, रूस है, सिंगापुर है और श्रीलंका जो है इसका सदस्य है। वर्तमान में जो इसके इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप के महासचिव देखिए कौन है, सल्वाटोर पिनीजोटे, ठीक है, ये इनके सदस्य हैं, ये महासचिव हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक, ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा है। प्रश्न भी आ चुका है आपके एक बार एग्जाम में, तो रबड़ का उत्पादक करने में कौन सा देश जो सबसे आगे है। अगर हम भारत की बात करें तो राज्य कौन सा होगा, अगर है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में SAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? हरियाणा, केरल, नागालैंड, उड़ीसा। करेक्ट आंसर इज सी है, ठीक है। तो साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, और यहाँ पे देखा जाए नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के आयोजन किया जाएगा, नागालैंड में किया जाएगा और ये होगा देखिए 26 मार्च में होगा। तो 26 मार्च में नागालैंड की जो राजधानी कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों ही चैंपियनशिप का जो शुभांकर देखे, आधिकारिक शुभांकर देखे क्या है, तो हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल वहाँ का देखा जाए तो नागालैंड का, और यहाँ पे ये जो है हॉर्नबिल दौड़ने की खुशी की बात है। इस शुभांकर का नाम देखिए क्या है, अकिमजी, ठीक है, अकिमजी। तो ध्यान रखिएगा कि साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन मार्च में होने वाला है।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है? चेन्नई, भुवनेश्वर, इंदौर या फिर बेंगलुरु? करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में IBM ने एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं साइबर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा रहा है, या फिर साइबर को लेकर के जितनी भी जो देखा जाए बहुत सारी जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो उसके ग्राहक हैं उन ग्राहकों को एक तरीके से चिंता मुक्त करने के लिए अपना एक साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया है। और ये केंद्र देखा जाए तो कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है IBM कार्यालय में स्थित होगा। ये जो है नया IBM सुरक्षा कमांड सेंटर की बात करें तो ये एशिया प्रशांत में ये पहला है, जो कि कहाँ पे हो रहा है? एशिया प्रशांत में, वो भी कर्नाटक के बेंगलुरु में है, जो कि साइबर हमले की घटना के जवाब की कला में पूरे व्यवसाय को प्रशिक्षित करने में सक्षम है, जो कि आसपास के वैश्विक सुरक्षा संचालन केंद्र में स्थित हमारे सुरक्षा विशेषज्ञों के वास्तविक समय के अनुभव से आगे बढ़ा है। ठीक है, तो जितने भी जो साइबर हमले होते हैं उन साइबर हमलों के जवाब देने के लिए या फिर अपने साइबर हमलों से सुरक्षा करने के लिए एक तरीके से सक्षम बनाने के उद्देश्य से इस सेंटर को खोला गया है। और यह सेंटर एशिया प्रशांत में जो कि पहला है। यहाँ पे देखा जाए IBM के ऐसे केवल 2 केंद्र में से एक है ये, और इसके पहले देखा जाए तो अमेरिका में ये स्थित है। ठीक है, जो पहला वाला है। और ये देखा जाए तो एशिया प्रशांत में जो है पहला भारत में खोला गया, भारत में भी कहा? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की बात करते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, तो इसके CEO देखिए कौन है? अरविंद कृष्णा जो है इसके CEO हैं। इसका मुख्यालय देखिए न्यूयॉर्क में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके संस्थापक चार्ल्स रेनलेंट फ्लिंट जो है वो IBM के संस्थापक है, और इसकी स्थापना देखिए 16 जून 1911 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया, उनका नाम क्या है? जी किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी या फिर अनुप्रिया पटेल? करेक्ट आंसर इज बी, मीनाक्षी लेखी ने किया है। तो यहाँ पे देखा जाए केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। इस ट्यून की बात करें कि इसको कंपोज किसने किया है, तो इस ट्यून को ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने इस ट्यून को जो है कंपोज किया है, जिसको जारी किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जारी किया है वंदे भारतम ट्यून को। और ये देखा जाए ये सिग्नेचर ट्यून को गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए संस्कृत मंत्रालय के वंदे भारतम नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसको कंपोज किसके द्वारा किया गया? तो रिकी केज के द्वारा और विक्रम घोष के द्वारा। ठीक है, आखिरी प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान, ठीक है, तो प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धर, विवेक राय, विक्रम सिंह या फिर सूरज प्रताप? करेक्ट आंसर इज ए है, दीपक धर जो है प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगर इनके बारे में देखा जाए तो दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से उनको सम्मानित किया गया। और ये सम्मान जो है, ये पदक, ये पुरस्कार जो है, ये साझा करेंगे किसके साथ? तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन होप किलफील्ड के साथ ये जो है ये अपने पुरस्कार को साझा करेंगे। बोल्ट्जमैन मेडल इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर C3 आयोग द्वारा हर 3 साल में जो है ये दिया जाता है। तो ये जो मेडल है, ठीक है, बोल्ट्जमैन मेडल जो है वो प्रत्येक 3 साल पे ये दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर C3 आयोग के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, चूंकि ये पहले भारतीय बने हैं इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। और बताइए अहोम साम्राज्य के संस्थापक, चूंकि हम लोगों ने चर्चा किया तो ये आपके लिए हिस्ट्री जो है स्टैटिक पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने यूएई के मैप को भी देखा। तो मेरा पूरी कोशिश रहती है कि एक मैप को जरूर शामिल किया जाए, इससे आपका क्या है, ज्योग्राफी का भी जो मैपिंग वाला पोर्शन है वो भी आपका चलता रहे साथ में, ठीक है। तो क्योंकि प्रश्न जरूर इस तरह के प्रश्न एक दो आते हैं, जरूर एग्जाम एक फिक्स ही है मैप के प्रश्न, जिसलिए जो भी लोकेशन चर्चा में रहती है तो उसको शामिल करने का प्रयास किया जाता है। बाकी जो डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप जा करके जो है इसको डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। कभी कभी जो है देखा जाए तो पीडीएफ लेट हो जाता है अपलोड करने में, तो उसके लिए आप परेशान नहीं हुआ करिए, जितना जल्दी हो सकता है वो अपलोड हो जाता है, फिर आप डाउनलोड करके उसको जो है रिवीजन करिए। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।